नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेईस सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है हमारा रेलवे के अंदर ठेकेदारी कैसे स्टार्ट करें। इस पर हमारा पूरा डिटेल्स वीडियो है। अगर किसी को रेलवे में ठेकेदारी करनी है तो इस वीडियो से बेहतर आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने पूरा रिसर्च करके और सारी चीज़ों को मिला के ये वीडियो बनाया है, क्योंकि इसके अंदर सारे आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी और रेलवे के अंदर काम से संबंधित जानकारी, कौन सा काम कितने का, कहाँ, कैसे, कब मिलता है, वो बहुत सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि रेलवे में ठेकेदारी कैसे स्टार्ट करें। अब इस पॉइंट को हम विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो स्टार्ट हमको कहाँ से करना चाहिए, ये होता है। तो मैं अब इसके अंदर पूरा डिटेल्स वीडियो है उसको मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेलवे के अंदर जो बड़ी बिल्डिंग्स का काम होता है, प्लेटफॉर्म का काम होता है, रेलवे लाइन बिछाने का काम होता है, इलेक्ट्रिकल का काम होता है, ये बहुत सारे काम होते हैं। तो वो काम क्या रेलवे खुद करता है? लेकिन नहीं दोस्तों, रेलवे कोई भी काम खुद नहीं करता है और इसको आप जैसे मेरे जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको ये टेंडर दिया जाता है और सभी लोग ये टेंडरों के द्वारा ये काम करते हैं और रेलवे का काम इसी प्रकार होता है। आजकल ये सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, ये विषय ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट आता है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है लोगों को कि सर इसके अंदर क्या-क्या काम आता है और कौन-कौन सा काम हम कर सकते हैं। तो मैं पहले काम की बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, अगर कोई भी रेलवे के अंदर काम निकलता है तो कौन-कौन से काम हैं? पहला काम, आपको बिल्डिंग से संबंधित पूरा जो भी काम बिल्डिंग के अंदर होता है वो सारे काम निकलते हैं। बिल्डिंग के अंदर जो भी गेट, ग्रिल, लोहा, लकड़ी, स्टील, सरिया, सेंटरिंग, चढ़ाई, पलस्तर, सब काम, मतलब बिल्डिंग के अंदर जो काम होता है सारे काम, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, सारे काम होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, रेलवे के अंदर जो लाइन बिछाई जाती है, सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ, वैसे सारे काम ही निकलते हैं लेकिन सिविल वर्क में अगर लाइन बिछाई जाती है, ट्रैक का काम होता है, सिग्नल का काम होता है, इलेक्ट्रिकल का काम होता है, साइड में जो दीवारें लगाई जाती है, बैरिकेडिंग की जाती है, चाहे वो सिविल वर्क में हो, चाहे वो स्टील में हो, चाहे बहुत सारे जो आजकल खंभे लगा करके उसमें बीच में वो प्लेटफॉर्म्स जो लगाते हैं प्लेट्स, वो स्टील की भी आती है, स्टील वाले जो वो आते हैं उनको भी लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। प्लेटफार्म पर जो भी काम होता है, प्लेटफार्म के अंदर जो भी टाइल्स, कोटा, स्टोन, सब कुछ काम प्लेटफॉर्म के अंदर किया जाता है। वहाँ पे मरम्मत का काम भी किया जाता है। बाथरूम वगैरह जो बनाए जाते हैं, बिल्डिंग भी बनती है, स्टेशन घर जो होता है, स्टेशन पर जो टिकट घर होता है, ऐसे बहुत सारे काम निकलते हैं। इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, मतलब टोटली जो काम बाहर आप करते हो वही काम रेलवे भी निकालती है और वो काम रेलवे टेंडर के द्वारा ही करवाती है। दोस्तों, ये तो हो गया आपका रेलवे से संबंधित काम के बारे में। अगर किसी को टेंडर डालना है तो वो सारे टेंडर, आप जो काम करते हैं वो टेंडर इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर अगर किसी को रेलवे में सप्लाई करनी है तो वो भी इसके अंदर होती है। कोई भी काम अगर रेलवे के अंदर सप्लाई से संबंधित अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये सेम चीज़ होती है। सप्लाई में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, अगर आप रेलवे में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले दोस्तों आपको एक कंपनी बनानी होगी और कंपनी बनानी जब आते हैं तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सब कंपनी कैसे बनाएँ। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। तो जैसे कि जीएसटी नंबर लेना पड़ता है या कोई भी काम, मतलब उसके तरीके से कंपनी बनानी पड़ती है। तो कंपनी लोगों को ऐसा लगता है जैसे पहाड़। लेकिन दोस्तों, अगर रियलिटी में अगर देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है। हाँ, छोटे स्तर से अगर हम कोई काम करते हैं तो पहले हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हमें थोड़ा डर रहता है और अगर आपको डर है तो डर के हिसाब से आदमी काम नहीं कर पाता है। अगर आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है तो पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों, कंपनी के अंदर भी 3-4 तरह की कंपनी आती है। कौन-सी कंपनी बनाएँ? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। कोई कहता है सर मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, एलएलपी बनानी है या दूसरी बनानी है, प्रोप्राइटर बनानी है। ये सारी चीज़ें 3-4 कंपनी होती है। इसमें से आपको अगर कोई भी कंपनी बनानी है तो पहले कंपनी का डिटेल्स जान लीजिएगा, क्योंकि अपने तरीके से काम मत करिएगा। या तो आप किसी से जानकारी लीजिएगा या फिर आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर आपको खुद को पता नहीं है तो पहले आप
कोई भी आदमी किसी से भी अगर आप कंपनी बनवाते हो, उससे पहले ये पूछेगा कि इसके फ़ायदा और नुकसान क्या है? क्योंकि बिना इसके अगर आप काम करेंगे तो मेरा मानना है आप ज़रूर फँसेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिनके पास पैसे थोड़े कम होते हैं और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं। वैसे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है और जीएसटी का भी बनाया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड का भी बनाया हुआ है, प्रोप्राइटर का भी बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहाँ पर भी आप वीडियोज़ की लिस्ट ले सकते हैं और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उस तरीके से मैंने सारा कुछ बताया हुआ है ठेकेदारी से संबंधित। अब आते हैं कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और उसमें फ़र्क जो होता है वो मैंने इसके अंदर बताया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला पॉइंट, पहला अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी है तो वो आपके लिए सबसे अच्छी रहती है। अच्छी कैसे? न्यू और बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जो आदमी नया है उसके लिए प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद ही मालिक होते हैं, छोटा काम होता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। प्रोप्राइटरशिप में आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेवल पे जाओगे तो ईएसआईपीएफ नंबर भी लेना होता है। इस तरीके से आप अगर ये काम करते हैं तो आपको आगे चल के कंपनी बन जाती है। थोड़ा और भी होते हैं, जिस तरीके से बड़े लेवल पे जाओगे तो बढ़ जाए, लेकिन इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाओगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बहुत खर्चा देती है। महीने का मतलब आपको काफ़ी खर्चा लगता है, आपको स्टाफ भी दिखाना पड़ेगा, 2-4 आदमियों का स्टाफ होता है, डायरेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको फिर भी ये चीज़ें करनी है तो आप अपने बैलेंस, अपनी जेब के हिसाब से, मतलब आपके पास कितना पैसा है उस हिसाब से ही ये काम आप कर सकते। और अब अगला पॉइंट आता है, आप हमारी हो गई कंपनी तैयार। अब कंपनी तैयार होने के बाद में आगे हमें क्या करना चाहिए? अब इसके अंदर और पॉइंट आता है, क्या रेलवे में ठेकेदारी करने के लिए आपको इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है? इसके अंदर कितना पैसा होना चाहिए अपनी जेब से लगाने के लिए? क्या अनुभव होना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्या अनुभव के बगैर हम टेंडर डाल सकते हैं? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अनुभव के लिए रेलवे वाला, वो आप देखेंगे तो उसमें डिटेल्स वीडियो है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए? सबसे पहले आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर, करंट अकाउंट्स, और तीसरा पॉइंट होता है आपका, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगता है। और इसके बाद में एक और मेन जो इम्पोर्टेंट वो होता है, वो होता है डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डीएससी बनवाते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है और डीएससी गलत बनवा लेते हैं। इसमें डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो 3 क्लास का बनता है और इनक्रिप्शन वाला जो कॉम्बो वाला होता है वो बनता है, वही काम करता है। इसके अंदर अगर आपने नॉर्मल वाला जो डीएससी बनवाया तो आपको टेंडर नहीं डाल सकते हैं। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी करने होंगे, उसके बाद ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बिना जीएसटी के भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ठेकेदारी करनी है या कोई भी काम करना है, सरकारी बिजनेस कोई भी करना है, तो बिना जीएसटी के नहीं होता है, क्योंकि छोटे काम करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन बाद में जाके आपको वही प्रॉब्लम आती है। इससे अच्छा है आप पहले से ही जीएसटी नंबर ले करके ये सारा काम स्टार्ट करें, जिससे कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगला पॉइंट और आता है इसके अंदर, आपको एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी आता है। जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आप भरते हो इनकम, उसका भी वो ज़रूरी होता है, वो भी लगाना पड़ता है कि आपके पास चाहे वो ज़ीरो है चाहे कुछ भी हो, इनकम आपको दिखानी पड़ती है कि आपके पास कितनी इनकम थी या नहीं थी। क्योंकि भरोगे तो बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम और आती है कि सर हमने तो कभी इनकम टैक्स भरी नहीं तो हम दिखाएँगे कैसे? दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप किसी सीए से मिल कर के आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, मतलब इनकम आईटीआर भर सकते हैं और वहाँ से आप ये आईटीआर ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाती है तो वो उसमें लगाने के लिए काम आएगी। अब अगला पॉइंट आता है कि टेंडर कहाँ निकलते हैं। टेंडर दोस्तों आईआरईपीएस की जो वेबसाइट है उसके अंदर टेंडर निकलते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी को देखना है तो आईआरईपीएस की वेबसाइट का जो वो है उस पे जाके मैंने ये सारी चीज़ें टेंडर्स के बारे में, रेलवे का टेंडर कैसे देखें, उसमें जा कर के आप खुद देख सकते हैं और उसमें
आप सारे टेंडर देख सकते हैं। उसमें एक-एक करके आपको टेंडर देखने का सही जो तरीका है वो मैंने अलग-अलग सिस्टम से बताया हुआ है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को मेरे से भी अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरे से करा सकते हैं, अगर आप किसी और से कराना चाहते हैं तो और से भी करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी से भी रजिस्ट्रेशन कराएँ, आप अप्रूवल ज़रूर करवाएँ, क्योंकि बिना अप्रूवल के टेंडर आप नहीं डाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको कहेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन करना है जी, हाँ ठीक है जी हम कर देंगे, बाद में जाके अप्रूवल वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ जाके आदमी फँस जाते हैं। फिर कम पैसे लेकर के वो उल्टा-सीधा काम करते हैं। लेकिन जिससे भी आप कराएँ, वो आदमी उससे आप ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या आपने पहले कभी किसी का रजिस्ट्रेशन किया है? अगर वो आदमी कह दे कि हाँ मैंने किया है और उसका अप्रूवल दिया है, तो आप उससे बात कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर पता हो जाएगी। अगर आप नए आदमी से रजिस्ट्रेशन कराएँगे तो उनको आइडिया नहीं होता है, इसलिए आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कहीं भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो प्रोफ़ेशनल बंदे होते हैं, जो सिर्फ़ यही काम करते हैं, वही इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी देखो हर आदमी को जानकारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि खुद आदमी नहीं कर सकता, वो खुद भी कर सकते हैं और अगर किसी को चाहिए तो मेरे से पूरा सिस्टम है मेरे पास। मैंने पूरी टीम बना रखी है, उसके अंदर ये सारे काम करने के लिए। मेरे यहाँ सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एमईएस ये सब के रजिस्ट्रेशन होता है, एलएनटी का वेंडर कोड भी होता है। अगर किसी को कराना हो तो मेरे से करा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग जो ठेकेदारी करते हैं, जो नए होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में एक ख़्याल आता है, वो है करोड़पति बनने। लेकिन दोस्तों, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है ठेकेदारी रेलवे में या किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ ध्यान से मतलब उस चीज़ को सोचना आप, कभी भी आप स्टार्टिंग बड़े टेंडर से मत करिएगा। ये मेरी पर्सनल सलाह है आपको, चाहे आप मानें या ना मानें, उससे तो खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पर्सनली सलाह दे रहा हूँ कि जब भी आप अगर कोई ठेकेदारी करोगे, तो आप क्या करोगे, छोटे टेंडर देखकर ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बड़े टेंडर डाल दिए, तो बड़े टेंडर में प्रॉब्लम आती है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। बड़े टेंडरों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माँगते हैं और वो आदमी उस तरीके से उनका टेंडर फेल हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी स्टार्ट करें, छोटा टेंडर देखें, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के टेंडर ही देखें। क्यों? इससे एक फ़ायदा होगा, अगर आपको आगे बड़ा ठेकेदार बनना है, तो आपको मेरे तरीके से मतलब जो सिस्टम मैंने अपनाया था, क्योंकि मैं तो आज भी काम कर रहा हूँ, तो मैं उस तरीके से काम करता हूँ लोगों को और मैं तो गाइडेंस भी देता हूँ लोगों को। किसी को चाहिए तो वो मेरे से ले सकते हैं। मैं ये चीज़ें बताता हूँ कि भाई देखो जिसको भी स्टार्ट करना है, वो ज़ीरो से स्टार्ट करें। ज़ीरो से मतलब छोटा टेंडर डालें और छोटा टेंडर डालने से आपके पास क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास क्या होगा, अनुभव हो जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जैसे आपने मान के चलिएगा 5 लाख 10 लाख का कोई काम डाल दिया टेंडर, अगर वो टेंडर आपका निकलता है, तो वो टेंडर निकलने के बाद वो पूरा हो गया। उसके बाद में आपको 5 लाख का जो 10 लाख का या 5 लाख का जो टेंडर डाला है, उतने का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही आपको आगे चल के 20 लाख 50 लाख का टेंडर डाल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप टेंडर डालोगे, उस टेंडर में वैसे तो रेलवे के अंदर पता है क्या होता है, 50 लाख तक के जो छोटे टेंडर आते हैं, उसमें बहुत सारे टेंडर्स में मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो आप छोटा टेंडर 50 लाख से नीचे का डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े टेंडर डालने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप छोटे टेंडर डालें, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख का, 15 लाख, 20 लाख तक का ही टेंडर डाल सकते हैं, जिससे आपको आगे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और वही एक्सपीरियंस बड़ा ठेकेदार कब बनते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप माने या ना माने, आप आज नहीं तो कल जब आप काम करोगे तब आपको पता चले। सबसे पहले आपको, मेरी नज़र की बात कर रहा हूँ, पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ एक्सपीरियंस और अनुभव की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप कहीं काम करोगे तो उससे अनुभव भी बढ़ेगा, डिपार्टमेंट में जानकारी होंगी, काम की जानकारी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिर आपको और बड़ा काम डालना चाहिए। तो धीरे-धीरे करके आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग यही गलती कर जाते हैं कि एक टेंडर बड़ा डाला, वो टेंडर आपका निकलेगा नहीं। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने बड़ा टेंडर डालने से इस तरीके से काम करोगे तो आपका मामला गोल हो जाएगा। तो आपको अगर स्टार्ट करना है, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट,
बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्या रेलवे में काम करने के लिए इंजीनियर सुपरवाइज़र होना ज़रूरी है? दोस्तों, इस चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो इसके लिए आपको क्लियर एक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपको छोटे काम करने हैं उसके लिए इंजीनियर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छोटे काम मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के जो टेंडर होते हैं उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? ये बड़ा प्रोजेक्ट की बात होती है। जितना बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इंजीनियर भी चाहिए, सुपरवाइज़र भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि सर क्या ठेकेदार खुद इंजीनियर होना ज़रूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके मालिक हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है और वो दूसरे आदमी को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं जो इंजीनियर होते हैं। उन इंजीनियरों को अपने यहाँ कंपनी में दिखा कर के उससे काम कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस चीज़ से बेफ़िक्र हो जाइएगा कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो नहीं है। आप दूसरे आदमी को हायर कर सकते हैं, तो आप उससे ये सारे टेंडर का काम कर सकते हैं। लेकिन छोटे में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो आपको बड़ा टेंडर चाहिए, तो उसके लेवल पे आप जाके इंजीनियर हायर कर सकते हैं और उससे आप ये बड़े काम टेंडर डाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की एक समस्या और आती है कि सर इसमें पैसे मतलब कितने चाहिए? ये मेरे से बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं जब पूछते हैं, सर इसमें पैसे कितने चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे लोग जब मेरे को फ़ोन करते हैं, तो मेरे को एक चीज़ तो ये तकलीफ़ होती है कि इतने लोगों का मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। इसलिए आपको जब भी अगर कुछ बात करनी हो, पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप पे हाय मैसेज करिएगा। वहाँ पे आपको वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाती है, उसमें आप ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पैसे वाली बात है, वो मैं आपको कितना पैसा चाहिए वो समझा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बिज़नेस कितना बड़ा करना है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे चाहिए। जैसे अगर आपको 5 लाख का टेंडर डालना है, तो उस 5 लाख के टेंडर के अनुसार ही आपको पैसा भी चाहिए होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, सारा पैसा अपनी जेब से लगाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या इसमें जो काम मिलता है, वो सिर्फ़ लेबर रेट का मिलता है, विद मैटर मिलता है? दोस्तों, रेलवे के अंदर जो भी काम मिलता है, सिविल वर्क हो गया या कोई भी आइटम वगैरह आपको काम करना होता है, वो खुद को पैसा लगाना पड़ेगा, वो विद मटेरियल ही होता है। जैसे चाहे वो आपका ड्रेनेज का काम हो, बाउंड्री वॉल का काम हो, बिल्डिंग में मटेरियल जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस का काम हो या लाइन पे बिछाने वाला जो वो आता है काम गिट्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से होता है जैसे आपको काम उसमें विद मटेरियल ही दिया जाता है और वो काम आपको खुद को पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख का टेंडर डालते हो तो 10 लाख के हिसाब से पैसा होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ का डालते हैं तो 1 करोड़ के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि रेलवे के अंदर या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, सबके अंदर यही है, आपको पैसे जेब से लगाने पड़ेंगे। अब जेब से जैसे ही आपको पैसे लगाने पड़ेंगे तो विद मटेरियल का मतलब हो गया आपका मटेरियल भी आपका होगा, लेबर भी आपकी, सारी चीज़। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे क्लीनिंग के टेंडर होते हैं और बहुत सारे टेंडर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ़ लेबर काम करती है। जैसे आपकी मतलब आपके आदमी लगाए जाते हैं, तो वो सिर्फ़ आदमी आप सप्लाई दोगे तो सप्लाई पे भी वो आदमी सिर्फ़ आपका काम करेंगे। जैसे सफाई वाले आदमी हो गए, गार्ड का काम हो गया, तो उसमें कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे वो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ सिर्फ़ यही काम होता है। तो इस तरीके से आपको चाहें तो आप जिस तरीके से मान के चलिएगा कि 10 लाख का टेंडर है तो आपके पास 8-10 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि 8-10 लाख रुपए नहीं होंगे तो आपको कर्ज़ा कढ़ाना पड़ेगा। मेरा एक मानना है दोस्तों, आपको कर्ज़ा कढ़ा करके पैसा नहीं लगाना चाहिए पूरा। हाँ, ये हो सकता है, जैसे मान के चलिएगा 10 लाख का टेंडर है, 5 लाख आपके पास है, ठीक है? तो 5 लाख में से 6 लाख है, 5 है, तो उसमें से 2-4 लाख रुपए आप ऊपर-नीचे कर के आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन पूरा पैसा आप कर्ज़ा करके या लोन लेके मत लगाइएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल सलाह है। क्योंकि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, एकदम अगर पैसा लगा दिया, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें आप खुद जाके फँस जाओगे। इससे अच्छा है आप छोटा ही टेंडर लें, जितना आपके पास बजट है उसी हिसाब से आप काम करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बजट उठाने से स्टार्टिंग में आपको नुकसान हो सकता है। अगर सफल ठेकेदार बनना है, तो मैं आपको सभी बात का एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, मान के चलिएगा। उस फ़ॉर्मूले को आप पूरा करिएगा, आपको कोई भी आदमी ठेकेदारी करने से नहीं रोक सकता। सफल होने को जो आप सफल होंगे उससे कोई रोक नहीं। क्या करना होगा? छोटा काम लो, समय पर पूरा करो, कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट बनाओ, जो आदमी काम करेगा उसका उसका पूरा कंप्लीशन सर्टिफ़िकेट लास्ट में जाके ले लेना चाहिए। अनुभव बढ़ाओ,
उसके बाद में आप बड़े टेंडर में जाओ, फिर और बड़े, फिर और बड़े। इस तरीके से आप बड़े से बड़े टेंडर में जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने एक बार में बड़ा टेंडर पहली बार में डाला तो फिर आप कहीं भी बीच में लटक सकते हैं। तो वहाँ आप सक्सेस होने की बजाय आप डाउन में जा सकते हो। यही रास्ता लगभग हर ठेकेदार अपनाता है और इसी से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, रेलवे में सिर्फ टेंडर ढूँढना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही कंपनी, सही रजिस्ट्रेशन करने की सही जानकारी की ज़रूरत होती है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। और रेलवे में सफल वही होता है जो छोटे-छोटे काम करके धीरे-धीरे आगे चल के बढ़ता है, वही आदमी सफल हो पाता है। अगर आपको रेलवे, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए या रजिस्ट्रेशन कराना है या किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, तो मेरी फ़ीस पे करके आप ये सब जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी के लिए आप तेज सिविल कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके ठेकेदारी से संबंधित। थैंक यू दोस्तों।